जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट ऑनलाइन ऐप पर। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर कंप्लीट किए थे। तो आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5, क्वेश्चन नंबर 6 और इसका क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका एग्जाम्पल नंबर 1 है। आज हम इन्हीं 4 क्वेश्चन पे यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्वेश्चन जैसा कि मैं आप लोगों को वहां लगा ही देता हूं, आप लोग यहाँ से देख ही सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए। जहां n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। ये कह रहा है आप ये बताइए कि क्या 4 की पावर n का ऐसा कोई मान है कि अगर आप n की जगह 1 2 3 या कुछ भी रखकर अगर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कोई सी भी नंबर रख के देखते हैं, तो क्या 4 की पावर ऐसे नंबर रखने पर यह इसका यूनिट डिजिट, इसका इकाई अंक 0 बन पाता है या फिर नहीं बन पाता है। यह हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आज तो हम इसे ही देखते हैं कि क्या यहाँ पर 4 की पावर n और n की कोई ऐसी वैल्यू रखने पर क्या ये नंबर 0 बन पाता है, इसका इकाई अंक, इसकी यूनिट डिजिट 0 बन पाती है, या कोई भी या पूरा 0 बन पाता है, कंप्लीट या यूनिट डिजिट 0 बन पाती है। तो आज इसी पे बात करते हैं, देखते हैं कैसे ये हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, यहाँ पर अगर सिंपल अगर हम इसकी बात ही ना करें थोड़ी देर, तो आप ये बताइए कि अगर किसी संख्या को हमें 0 बनाना है या किसी का यूनिट डिजिट 0 है, तो 0 कब बन सकता है? 0 तभी बन सकता है जब उस संख्या में या तो 2 हो और एक 5 हो, एक ही 2 हो, मतलब 1 2 से मतलब या तो 1 2 हो और एक 5 भी हो, तब वही 0 बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई नंबर लेते हैं, हमने नंबर ले लिया 180। देखिए हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 90, 2 से डिवाइड करते हैं तो 45, 5 से डिवाइड किया तो 9, फिर 9 से डिवाइड कर दिया। अब आप यहां देख सकते हैं कि इसके लास्ट में क्या था, 0 था, तो यहां पर 2 भी आया और 5 भी आया। इसका मतलब यहां 0 तभी बन पाएगा जब 2 और 5 दोनों संख्याएं उस संख्या के फैक्टर में मौजूद होंगी, है ना, तभी तो 0 बन पाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि किसी संख्या में या किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 0 या फिर 0 तभी बनेगा जब 2 और 5 अनिवार्य रूप से मौजूद हों। अनिवार्य किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 0 तभी बनेगा जब 2 और 5 उस संख्या में अनिवार्य रूप से मौजूद हों। 2 और 5 उसी संख्या में मौजूद हों। ठीक समझ गए होंगे आप इतनी बात कि जब 0 तभी बन पाएगी, जब 0 तभी बनेगा जब कौन सी संख्याएं मौजूद हों उसके अभाज्य गुणनखंड में। तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, यानी कि 2 और 5 दोनों होने चाहिए, तभी वो क्या बन पाएंगी, 0 बन पाएंगी। तो कब देख लेते हैं, 4 की पावर n किया हमने, तो 4 की पावर n को इस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर n। तो आप ये बताइए क्या यहां पर, अच्छा 4 के फैक्टर यही तो होंगे, 2 गुणा 2,
और तो कुछ नहीं हो सकते, यही तो फैक्टर होंगे 4 के। तो यहां पर 2 तो आया, लेकिन अगर 0 बनना था तो क्या आना जरूरी और होता, 5 नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो क्वेश्चन था हमारा कि विचार कीजिए कि जहां n प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो हम कह सकते, अच्छा हाँ, हम कह सकते हैं कि n का कोई भी मान ऐसा नहीं है जो जिससे 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होता हो। ठीक है, आप लोग समझ पाए होंगे क्वेश्चन क्या था, और क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप लोग जितना बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे, क्वेश्चन करने में उतना ही आप लोगों को सिंपल लगेगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ा कीजिए, है ना। अलजेब्रा के, अलजेब्रा कह रहा हूं मैं, अंक गणित के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के होते हैं कि आप उन्हें जितना पढ़ेंगे तो अंक गणित की क्या, मैथ का कोई भी क्वेश्चन अगर आप करने बैठते हैं तो आप लोग जितना क्वेश्चन को पढ़ेंगे वो आपको उतना अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं क्वेश्चन को एक ही बार में पढ़ के कर दूंगा तो फिर वो आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतर होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका वो क्वेश्चन नया है तो आप उस क्वेश्चन को कंटिन्यू 3 से 4 बार, 4 से 5 बार पढ़िए, तो क्वेश्चन का आंसर भी आपको उसी क्वेश्चन में छुपा हुआ मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इसका एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब इसी के बेस पर, है ना, इसी के बेस पर एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, मैं वो क्वेश्चन भी आपको यहीं पर करा देता हूं इसी के साथ साथ। सेम टू सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है इसका कोई एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था एक्सरसाइज 1.2 का, और ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इन्होंने बोला कि क्या n की कोई पावर ऐसी है जो इसको 0 पर समाप्त कर सकती है। तो हमें पता है कि यहां पर n की, यहां पर अगर हम इसका फैक्टर करते हैं 6 की पावर n के, तो ये होते हैं 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर n। 2 तो यहां पर आ गया, हमें मिल गया, लेकिन एक 0 बनने के लिए क्या जरूरी है, तो आप कहेंगे जी 2 भी जरूरी है और 5 भी जरूरी है, तो 2 और 5 दोनों होने चाहिए। तो यहां पर 2 तो है, लेकिन क्या नहीं है 0 बनने के लिए, 5 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 6 की पावर या n का कोई भी मान ऐसा नहीं होगा जिससे 6 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सके। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। सिर्फ यहाँ पर शून्य की बात की थी कि शून्य किस प्रकार से बनेगा, तो आप लोग ये भी ठीक से ये भी समझ पाए होंगे कि एक शून्य बनने के लिए कौन कौन से अभाज्य संख्याएं की जरूरत होती है। तो एक शून्य बनाने के लिए हमें 2 भी चाहिए होता है और उसके साथ साथ 5 भी चाहिए होता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। क्वेश्चन है कि आपको व्याख्या करनी है, क्वेश्चन नंबर 6 है।
7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। एक नंबर ये दे रखा है कंप्लीट। एक है 7 से लेकर 1 तक प्लस 5। एक ये है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 5। एक ये दोनों एक ही क्वेश्चन कहे पार्ट समझ लो या कुछ समझ लो आप, बहरहाल क्वेश्चन एक ही है ना। क्वेश्चन यही है कि क्या हमसे ये पूछा है ये दोनों हमें दे रखे हैं, पूछे क्या ये भाज्य है, ये दोनों क्या भाज्य है। तो भाज्य होने के लिए क्या हुई, भाज्य होने के लिए हमें पता है अगर कोई संख्या 2 से कंप्लीट विभाजित हो जाती है तो वो संख्या क्या है, भाज्य है। तो देखते हैं क्या ये किसी भी संख्या से कंप्लीट डिवाइड होता है कोई नंबर इन दो इसमें या फिर नहीं होता। अगर होता है तो ये भाज्य हो जाएगा, अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं होता या अपने से या फिर एक से ही डिवाइड होता है तो फिर ये कैसे नंबर हो जाएंगे, अभाज्य। और अगर किसी नंबर से डिवाइड हो गए तो ये कैसे नंबर हो जाएंगे, भाज्य। तो आइए देखते हैं। देखिए करना कैसे है, आपको यहां पर मल्टीप्लाई दिख रहा होगा 3 नंबर, प्लस में दिख रहा है 13। तो 13 एक ऐसा नंबर है जो दोनों नंबर में क्या है, कॉमन नंबर है। तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं 13। बचता है जो नंबर 7 मल्टीप्लाई में 11 प्लस में क्या बचा 1। ये हमने कर लिया। अब आ गया 13, 7 और 1 77 प्लस में 1, 13 मल्टीप्लाई में 78। तो अब देखिए 78 एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड हो सकता है, भाज्य हो सकता है ना भाई। 2 से भाज्य हो जाएगा, 2 3 6 2 चौक 8। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अच्छा अब इधर की बात कर लेते हैं। तो आप लोग देखिए ये एक पूरी टर्म है, ये अलग टर्म है और इन दोनों में कॉमन क्या है 5। 5 बाहर आ गया, बचता क्या है 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1 और प्लस में 1। ये कुछ इस प्रकार बचता है ना। अब देखिए 5 7 की 6 से मल्टीप्लाई की तो 7 6 जा 42, इधर करते हैं 42 की 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 से मल्टीप्लाई की तो 24 2 जा 48 यानी कि 4 24 4 जा 96 और 4 96 और 4 100। तो ये हो गया 1008 प्लस में 1 तो 5 मल्टीप्लाई 1009। तो अब आप यह भी कह सकते हैं कि यह संख्या भी कैसी संख्या है, यह भी भाज्य संख्या है। ठीक, क्योंकि 1009 जो है वो डिवाइड हो जाएगा तो इसीलिए ये संख्या भी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। और ये वाली संख्या भी कैसी संख्या थी, भाज्य संख्या थी। हमें यहाँ पर व्याख्या ही करनी थी तो हमने व्याख्या कुछ इस प्रकार से कर दी कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई एक खेल का मैदान है, मतलब एक खेल का मैदान बेसिकली वृत्ताकार का ही है, यानी कि उन्होंने बोल दिया कि एक वृत्ताकार जो है पथ है वो खेल का मैदान ही वृत्ताकार पथ के रूप का है। ठीक, ये क्वेश्चन है। अगर मैं थोड़ा इसको इधर ही बना लेता हूं, ये क्वेश्चन एक वृत्ताकार पथ है ना, और यही खेल के मैदान के रूप का है। फिर बोल रहे हैं कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। कोई सोनिया लड़की है तो वो यहां पर है मान लो, या फिर यहां ले लो,
यहां से सोनिया को इस मैदान का चक्कर, यहां से स्टार्ट किया उसने और एक चक्कर लगाने में उसको कितने मिनट लगे? कहे जी 18 मिनट लग गए सोनिया को एक चक्कर लगाने में, है ना। ठीक, फिर एक भाई साहब और है इसमें जो उनका नाम है रवि, उनको एक चक्कर लगाने में लगते हैं 12 मिनट। उन्होंने यहां से यात्रा शुरू की रवि ने, और उन्हें एक चक्कर लगाने में लग गए 12 मिनट। सोनिया को लगे 18 मिनट, रवि को कितने लगे? 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे? क्वेश्चन ये है। वो क्वेश्चन में यही था सिर्फ कि एक वृत्ताकार पथ दिया हुआ है हमें, खेल का मैदान है, गोले टाइप, वृत्ताकार टाइप का, वृत्त के टाइप का। बोला एक वहां से सोनिया ने उस वृत्ताकार पथ के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू किया और एक चक्कर वो 18 मिनट में लगा पाई। ठीक, फिर कह रहे हैं कि रवि है एक, तो वो एक चक्कर 12 मिनट में लगा पा रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये बताइए कि ये दोनों वृत्ताकार पथ का जब चक्कर लगा रहे हैं तो क्या ये दोनों मिल पाएंगे? मिलेंगे तो हैं, किसी भी समय मिले, चाहे 1 घंटे बाद मिले, चाहे 2 घंटे बाद मिले, लेकिन मिल जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान पर कब मिल पाएंगे? अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, दोनों ने एक ही जगह से चलना स्टार्ट किया है और एक ने चक्कर लगाया 12 मिनट में, एक ने चक्कर लगाया 18 मिनट में, तो दोनों प्रारंभिक स्थान पर कब मिल पाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर हम क्वेश्चन में डायरेक्ट यही निकाल दें एलसीएम, तो डायरेक्ट हमें इसका आंसर पता चल जाएगा कि 12 और 18 का अगर हम एलसीएम निकाल दें तो किस प्रकार से, कितने समय बाद ये दोनों एक दूसरे से प्रारंभिक स्थान पर मिल पाएंगे। लेकिन आप लोग समझिए कि हम इसका एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं। देखिए एक बात बताइए, अगर सोनिया चल रही है और चक्कर लगा रही है उसका कंप्लीटली, तो उसे कितने मिनट लग रहे हैं? वो सॉरी 18 मिनट लग रहा है एक चक्कर लगाने में। रवि को कितने मिनट लग रहा है एक चक्कर लगाने में? 12 मिनट लग रहा है। तो ऐसा कोई नंबर होगा, या चलो मान लीजिए कि सोनिया को लेते हैं पहले, कि सोनिया को ए चक्कर, या लिख लो सोनिया को ए चक्कर लगाने में लगा समय, है ना। तो आप कहेंगे जी 18 मिनट लग रहे थे, ए चक्कर तो कितना हो गया? 18 मल्टीप्लाई में ए। अरे एक चक्कर लगाना है या एक चक्कर मान लो, तो एक चक्कर लगाने में उसे 18 मिनट लग रहे हैं, तो एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगेंगे? 18। ऐसे ही रवि को मान लो कि बी चक्कर में, मतलब एक चक्कर बी का है, तो बी चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगेगा? बी चक्कर लगाने में लगा समय, तो ये हो जाएगा 12 बी, है ना। 12 बी मिनट इसको लगे और इसको लगे 18 ए मिनट, है ना। तो सिंपल इस सवाल में कुछ नहीं करना आप लोगों को। इस सवाल में सिर्फ ये करना था कि ये बताना है कि ये दोनों अपनी प्रारंभिक स्थिति में कब मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे। तो आप लोग इस और इस संख्या का क्या निकाल दीजिए? एलसीएम निकाल दीजिए। तो हम कह सकते हैं कि 18 और 12 का एलसीएम, 12 और 18 का एलसीएम या लासा कितना हो जाएगा? तो हम निकाल लेते हैं। 18 के फैक्टर किए तो 3 गुणा 2, या इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा 2, और 12 के हो जाएंगे 2 की पावर 2 गुणा में 3। तो देखिए इसके पावर में हाईएस्ट पावर ली जाती है एलसीएम में, तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेंगे तो कितनी आ जाएगी? 3 दोनों जगह कॉमन है, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 3 का स्क्वायर। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 का स्क्वायर। तो इनका जो एलसीएम आया वो कितना आया? 36।
तो हम कह सकते हैं दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट बाद मिल पाएंगे? 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिल पाएंगे। ठीक है, अच्छा इतना तो उसने बोल दिया। अगर वो कहता है कि कौन कितने चक्कर लगाकर मिलता है, तो आप लोग देख सकते हैं कि रवि ने 12 मिनट में एक चक्कर लगाया, तो 36 मिनट में कितने चक्कर लगाए होंगे? 12 मिनट में एक चक्कर, तो 36 मिनट में कितने चक्कर लगाए होंगे जी? 3 चक्कर। सोनिया ने 18 मिनट में एक चक्कर लगाया, तो 36 मिनट में सोनिया ने कितने चक्कर लगाए होंगे? 2 चक्कर। तो सोनिया जब 2 चक्कर पूरे कर लेगी और रवि जब अपने 3 चक्कर पूरे कर लेगा, तब दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। फिलहाल हमसे चक्करों के बारे में बात नहीं की थी, सिर्फ हमसे ये बोला था कि दोनों कितने समय में मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट बाद मिल जाएंगे? 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 की ओर बढ़ेंगे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और बच्चों को भी हमारा ये कंटेंट प्राप्त हो सके और उनको मदद मिल सके कि जो बिना ट्यूशन के अपनी 10th की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म बेहतर बन सकेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।